साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, लंबा इंतजार करना पड़ा है, सबकी निगाहें थी कि बीजेपी की लिस्ट आखिर कब तक आएगी। 29 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया। क्या खास चीजें इस लिस्ट में देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज सुबह थी कि बीजेपी की ओर से दिल्ली में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। इसलिए बड़ा हो सकता है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जिस तरीके से हुई, तो जिस तरीके से ऊर्जा था। अब इस लिस्ट के ऊपर मैं आता हूं, सीधे लिस्ट के ऊपर आता हूं। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब इस सूची में जो दूसरा बड़ा नाम आता है रमेश विदुड़ी का, कालका जो विधानसभा सीट से उनका नाम देखने को मिला है। वो वहां से तैयारी भी कर रहे थे, लगातार वहां पर प्रचार कर रहे थे, लोगों से मिल भी रहे थे। आतिशी जो मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो वहां से आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस से अगर बात किया जाए तो वहां पर अलका लांबा चुनाव लड़ रही है। यानी यहां पर ये देखिए तीनों उम्मीदवार आ चुके हैं। अब चलते हैं सिरसा की ओर। सिरसा कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? सिरसा यहाँ पर रजौरी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका भी नाम यहाँ पर आ चुका है। अब राजकुमार आनंद जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, पटेल नगर से पूर्व में विधायक थे और आम आदमी पार्टी से जीत कर आए थे, अब बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने फिर से उन्हें पटेल नगर से ही टिकट दिया है। अब देखिए, जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए कैलाश गहलोत नजफगढ़ से चुनाव लड़े थे, नजफगढ़ से विधायक बने थे, नजफगढ़ से मंत्री बन गए थे। अब बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें बृजवासन से टिकट दिया। अब देखिए, बड़ी लिस्ट है क्योंकि 29 लोगों का नाम है। महत्वपूर्ण नाम ये थे। अंबेडकर नगर से मैं अगर बात करता हूं तो खुशीराम पूर्व में मेयर रह चुके हैं। खुशीराम को अंबेडकर नगर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और लगातार ये देखा जाए तो खुशीराम पर दोबारा से बीजेपी ने अपनी यूं कहे विश्वास जताया। इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अंबेडकर नगर विधानसभा से खुशीराम को उम्मीदवार बनाया गया था। तो मोटा मोटा बड़ा नाम एक तरीके से ये है। अजय महावर जो गोंडा से मौजूदा विधायक है बीजेपी के, उन्हें दोबारा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो साथ ही अगर नेता प्रतिपक्ष की बात किया जाए विजेंद्र गुप्ता को दोबारा से बीजेपी ने यहाँ पर टिकट दिया है। और वहां पर लगातार कही जा रही थी कि विजेंद्र गुप्ता के इस बार रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहिणी से दोबारा से विजेंद्र गुप्ता को टिकट दी गई। तो उधर अगर मैं बात करूं तो मॉडल टाउन से अशोक गोयल है, दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महासचिव हैं, करोल बाग से बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और लगातार हम देख रहे थे वो टिकट की उम्मीद जता रहे थे कि उन्हें इस बार टिकट मिलेगा। और बीजेपी ने दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महासचिव है, उन्हें करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विशेष रवि के खिलाफ उतारा है चुनावी मैदान में। तो यूं देखें, जो बीजेपी की जो ये सूची आई है, इस सूची में हर समीकरण का खासा ख्याल रखा है। एनडीएमसी के जो पूर्व में वाइस चेयरमैन थे सतीश उपाध्याय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें मालवीय नगर से चुनाव में उतारा गया है। वहां से अगर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो वहां पर मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के सोमनाथ, उनके खिलाफ इस तरीके से इस बार उनका मुकाबला देखने को मिलेगा। तो बड़ी नाम है इस तरीके से। अगर अनिल शर्मा की बात करूं, इससे पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं अनिल शर्मा के ऊपर दोबारा से बीजेपी ने आरके पुरम में अपनी विश्वास जताया है और अनिल शर्मा को यहां पर टिकट दिया है। और छतरपुर की अगर बात करूं, करतार सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने करतार सिंह तंवर को छतरपुर से अपना प्रत्याशी यहां पर घोषित किया है। तो इस जो लिस्ट में मोटा मोटा ये बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। वही अगर विश्वास नगर से मैं बात करूं तो ओम प्रकाश शर्मा को बीजेपी ने दोबारा अपना विश्वास जताया है। गणेश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हॉट सीट की बात करें तो वो कालका जी और नई दिल्ली, जहां पर कालका जी में जो आतिशी के सामने रमेश विदुड़ी चुनाव लड़ेंगे और वहीं नई दिल्ली की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा होंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दें, अमित शाह ने केजरीवाल पर हमला बोला है। नई राजनीति का दावा करने वाले शीश महल में रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई से शीश महल बनवाया। केजरीवाल को पाई पाई का हिसाब देना होगा। 45 करोड़ का हिसाब शीश महल में है। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए काम नहीं किया। 50,000 गज में 45 करोड़ का शीश महल बनवाया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर प्रहार किया और बताया कि कैसे दिल्ली की जनता को धोखे में रखते हुए शीश महल बनाया गया। में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से
6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किन के पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछ रही है। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं, इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना। भैया ऐसा भी कहीं हो सकता है? और वो जब मुख्यमंत्री थे तब मैं कहता था उनको, एक बार ट्वीट भी किया था, हर वार्ड से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। भाइयों बहनों, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब काम करने का मौका मिला, 10 साल का मौका मिला, और उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर बात करेंगे कुंभ में, क्योंकि कुंभ में स्नान होने जा रहा है और वापसी प्लान है, लेकिन इसे लेकर जबरदस्त तरीके से देखिए घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि बरेली के एक मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी जिसमें यह कहा गया था कि सैकड़ों मौलानाओं को बुलाया गया है। और देखिए मीनाक्षी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी, जिस तरीके से यहाँ पर चिट्ठी लिखी गई है एक मौलाना की तरफ से और ये कहा गया है कि जबरन वहां पर धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा, इसे लेकर साधु संतों का क्या कहना है? क्योंकि अगर कोई अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाना चाहता है, गलती सुधारना चाहता है, तो मौलानाओं को आखिर क्यों मिर्ची लग रही है? साधु संतों से बातचीत की, जिनका क्या कहना है? तो देखिए, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र गिरी जी महाराज, उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों के संपर्क में भी है। रिपब्लिक हल्का से बात की आज गुरुद्वारा अखाड़े की पेशवाई निकल गई है जहाँ में प्रवेश हो रहा है और हमारे साथ है प्रेमानंद गिरी जी महाराज, हम उन्हीं से बात करेंगे। महाराज जी, ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा बड़े स्तर पर, उससे लेकर के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है, क्या कहेंगे आप? सीएम को चिट्ठी भी लिखी गई है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिकन भारत और अर्नब भाई को बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ, समृद्धता को भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने धर्म ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया है। और हमारे ही गोसाई हैं जिनकी संस्कृति जो है रग रग में बसी हुई है। तो जो प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी गई है धर्म परिवर्तन वाला, तो ये परिवर्तन वाले जो लोग हैं ये कोई और नहीं, ये हमारे ही लोग हैं। और अब वो अपने घर वापस आना चाहते हैं तो अच्छी बात है। मैंने तो अजमेर में भी कहा था कि हिंदू हमारे राम हैं, मुसलमान हमारे लक्ष्मण हैं और ईसाई हमारे भरत हैं और शत्रुघ्न हमारे सिख हैं। तो दूसरे और तीसरे नंबर वाले भाई को अगर बड़े भाई की शरण में रहना है तो ही उनका उद्धार है, नहीं तो उद्धार नहीं है। तो इसलिए एक सैकड़ों की संख्या में कुछ लोग संपर्क में हैं और वो आएंगे, उनका स्वागत है। और वो पुनः घर वापसी करना चाहते हैं, हम उनको ससम्मान घर वापसी कराएंगे। वो स्वेच्छा से आना चाहते हैं, अपनी मर्जी से आना चाहते हैं, तो जो नफरती गैंग है उन्हें क्यों मिर्ची लग रही है, नफरती गैंग को इसे लेकर के? देखिए, ये जो गैंग है इसका काम ही सांप्रदायिकता को, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना है। और मैंने तो अपनी हिंदू माताओं को भी ये कहा, मेरे जिस बयान को रिपब्लिकन भारत ने सबसे ज़्यादा दिखाया था कि हर हिंदू घर में 4 बच्चे पैदा होना चाहिए, क्योंकि हम आबादी में अगर यही स्पीड रही हम हिंदुओं की तो हम 25 साल बाद अल्पसंख्यक हो जाएंगे। परंतु अल्पसंख्यकों को अब ये समझ में आ गया है कि हमको पुनः अपने घर में वापस आना है